वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की क्लास में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये सामान्य सी जानकारी के साथ आपको क्लासेस दी जा रही हैं जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न जिनसे बन जाते हैं। अगर आप इनकी डिटेल एनालिसिस के साथ वीडियो देखना चाहते हैं, PDF नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं या फिर फुल पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ गूगल प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें। सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। जो भी आप कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं, जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि अभी RO का एग्ज़ाम होने वाला है, डेट अनाउंस की जा चुकी है और UPPCS का उससे भी पहले है, तो इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप वहाँ पर कोर्स देख सकते हैं। इसके लिए आप ऐप को डाउनलोड करेंगे और जो भी कोर्स परचेज़ करेंगे, ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, उसमें PDF नोट्स हैं, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, डेली प्रैक्टिस कराई जाती है और आप देखेंगे टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, ऐसे टेस्ट आपको मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हैं, जो अभी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, ना कि आप पिछले ही पेपर्स को फॉलो करेंगे जो अब एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए आज की क्लास देखते हैं, जिसमें हमें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में जानना है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में स्वतंत्र पद की व्यवस्था दी गई है, जिसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहा गया है। यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। अब इनका कर्तव्य क्या होगा? तो इनका कर्तव्य वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि CAG अर्थात जिसे आप कैग बोलते हैं, कैग भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। वह भारत में सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक कड़ी है। अन्य सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग हैं। अब इनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं आप मेरे साथ प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि हमने पिछली क्लास में महाधिवक्ता के बारे में पढ़ा। अब इसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले आर्टिकल 141 क्लॉज 1, इसके अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और ये अपने पद से केवल उसी रीति या फिर आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति और आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। आर्टिकल 141 क्लॉज 4 के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या फिर किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी और पद के लिए ये पात्र नहीं होते हैं। तो आर्टिकल 141 क्लॉज 1 क्या कहता है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का एक पद होगा और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। हटाया कैसे जाएगा? तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, सेम वही रीति अपनाई जाएगी, सेम उसी प्रकार की प्रक्रिया होगी, तब इनको हटाया जा सकता है। उसके बाद अगर ये अपने पद पर नहीं रह जाते हैं, उसके बाद भारत सरकार या किसी अन्य जो राज्य सरकार है इनके अधीन कोई भी पद ये धारण नहीं करेंगे। या अपनी नियुक्ति से 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले होगा उसकी आयु तक पद ये धारण करते हैं। मतलब अगर ये 6 वर्ष इनका कार्यकाल है पूरा हो जाता है तो पूरा 6 वर्ष, अगर इनकी 65 वर्ष आयु पहले पूरी हो जाती है तो बस उतने ही समय तक ये अपने पद को धारण करेंगे। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार या फिर अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता है। इसी को लोक लेखा समिति का आंख व कान कहा जाता है। अगला आर्टिकल आ जाता है 151 क्लॉज 1। इसके अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। आर्टिकल 151 क्लॉज 2 के अनुसार क्या होगा? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारतीय परीक्षक कर्तव्य, इनकी शक्तियाँ, सेवा शर्तें, यह अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया है। इसमें इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया था।
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इनको संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखवाता है। इसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(3) के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कैग के वेतन और सेवा शर्तों के निर्धारण का जो अधिकार है वो संसद को दिया गया है। अतः संसद ने कैग के वेतन और सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों को वर्ष 1971 में अधिनियमित किया, जिसके अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना हुआ, 6 वर्ष का, या फिर अधिकतम अगर 65 वर्ष की उम्र है तब तक ये सेवारत रह सकते हैं और इनमें से जो पहले हो वही इनका कार्यकाल होगा। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम जो है इस पर नियंत्रण का कार्य नहीं करता, बल्कि इसकी लेखा परीक्षा करता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपने नाम के अनुरूप भारत के वित्त पर नियंत्रक का कार्य न करके केवल उसकी परीक्षा का कार्य करता है, जबकि ब्रिटेन का नियंत्रक और लेखा परीक्षक दोनों प्रकार के अधिकार रखता है। डिफरेंस क्या है ब्रिटेन के और अपने यहाँ के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, तो वो आपने इस पॉइंट में देखा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद के लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है और संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन दिया गया है। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन होता है, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन, संघीय वित्त आदि आते हैं। और लोक वित्त का जो संबंध है वो व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से नहीं होता है। तो लोक लेखा समिति की कार्यवाही मध्यस्थता नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग करते हैं। इस प्रकार वे इस समिति के मित्र और मार्गदर्शक होते हैं। भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है, अतः उसे लोक निधि का अभिभावक भी कहा जाता है। अब हम लोग भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कुछ कर्तव्यों को देखने वाले हैं, जैसे कि कैग भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के सभी खर्चों से संबंधित खातों का ऑडिट अर्थात लेखा परीक्षा करते हैं। कैग भारत की आकस्मिकता निधि और भारत के लोक लेखा के साथ साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से होने वाले सभी व्यय का ऑडिट करते हैं। कैग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी विभाग के अनुरक्षण के अधीन सभी व्यापार, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखों, बैलेंस शीट और अन्य सहायक लेखों का भी ऑडिट करते हैं। कैग का अन्य कर्तव्य आप देखेंगे तो कैग केंद्र या राज्य के राजस्व से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित सभी निकायों और प्राधिकरणों या फिर सरकारी कंपनियां हो गई, अन्य निगम या निकाय हो गए, जब संबंधित विधियों द्वारा आवश्यक हो कि प्राप्तियों और व्यय का ऑडिट करते हैं। कैग किसी भी कर या फिर शुल्क की जो शुद्ध आय का पता लगाने का कार्य है वो करते हैं, उसे प्रमाणित भी करते हैं। कैग का जो प्रमाण पत्र है इस मामले पर अंतिम माना जाता है और कैग संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये हम लोगों ने आज देखा कैग के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं या इनसे रिलेटेड जो भी प्रावधान है या इनसे रिलेटेड जो भी तथ्य आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। आपको ये क्लास 1-2 बार रिपीट करके देखनी है। आप देख रहे हैं धीरे धीरे आपके टॉपिक के ज़रिए से आपके पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो पिछली क्लासेस तो फॉलो कीजिए ही, अभी जो पढ़ रहे हैं उन पे भी ध्यान दीजिए और ज़रूरत है बार बार रिपीट करने की। अभी आपको लग रहा है सिर्फ ये छोटी सी क्लास है, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ था तो पिछली बार भी और इस बार भी आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगी। बस लगातार अर्थात रेगुलरिटी के साथ आपको इन क्लासेस को फॉलो करना है, चाहे वो रात वाली हो चाहे ये दोपहर वाली सब्जेक्ट वाइज सीरीज चल रही है। अभी भी ठीक ठाक समय है। अगर आप आर ओ री एग्ज़ाम देने वाले हैं, ऑलरेडी एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं तो दूसरी बार है ये आपका अटैम्प्ट, तो बेहतर होगा आप और अच्छे से रणनीति अपनाएं जिससे आप सिलेक्शन ले सकें और वो स्टडी मटेरियल अपनाएं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एग्ज़ाम से रिलेटेड डेटा उसमें मिल जाए, ना कि आपको जो अच्छा लग रहा है कंटेंट अच्छा दिया गया। आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम के लिए सूटेबल हो, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो और चाहे वो आर ओ री एग्ज़ाम हो, अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अदर वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आपको इन क्लासेस की पीडीएफ या अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकते हैं।
कोई और समस्या है तो आपको नंबर्स मैंने बताए हैं, उन पर कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ली जा सकती है। तो मैं मिलती हूँ ऐसे ही कंटेंट के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।